युवराज, लोहार की दुकान को पूरी तरह से छान मारा पर सैन्य हथियारों के बारे में कुछ नहीं मिला। रखवालदार डोंग की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर शायद शू जिंगजोंग ने सारे सबूतों को मिटा दिया होगा। रखवालदार डोंग कुछ ही दिन पहले पकड़ा गया था। उसने भले ही खत और दस्तावेज नष्ट कर दिया हो और वो सैन्य हथियारों को नष्ट नहीं कर सकता। वो जल्दी में था, इसीलिए उसने सीधे खरीदार से संपर्क किया होगा। गुजरते हुए लोग और गाड़ियां निशान छोड़ जाती हैं। अगर उसने किया है तो हमें सबूत मिल ही जाएंगे। लोग और गाड़ियां? गाड़ी, वो गाड़ी जानी पहचानी लगती है। वो चेंग परिवार की गाड़ी है। युवराज, आप किस सोच में डूब गए हैं? बर्फ गिर रही है, नया साल आने वाला है। सैनिकों के लिए नए साल के उपहार तैयार हो गए। नए साल का उपहार? कुछ मिठाई और सूखे मेवे तैयार करो। ये पहली बार है जब हम राजधानी में नया साल मनाएंगे। युवराज, कभी पारिवारिक सम्मेलन और त्योहार नहीं मनाते हैं। आपको वापस लौटे काफी दिन हो गए हैं। आप अभी तक सूबेदार चेंगयांग से नहीं मिले हैं। दरबार में चर्चा हो रही है। सुना है कि सूबेदार चेंगयांग ने कई बार महाराज से कहा है कि आप नया साल मनाने के लिए घर आए। मैं नहीं जाऊंगा। आप सही समय पर आई हैं। शुभ घड़ी आ गई है, बस आपके जोत जलाने का इंतजार है। काफी ठंड है, तुम्हें सर्दी लग रही होगी। थोड़ा आगे पीछे हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। इतनी ठंड में मेरे लिए रुकने की क्या जरूरत है। अरे, चेंग परिवार के मुखिया अगर मौजूद नहीं है तो हम जोत कैसे जला सकते हैं? ऐसा अनादर माफी के लायक नहीं है। माँ, आइए। इतने नजदीक हैं, बस कुछ कदम दूर, फिर भी इतनी सर्दी में इतनी सुबह उठना पड़ा। इतना कष्ट क्यों? नए घर में जाने का जश्न है, इसे गंभीरता से लो। ये कोई औपचारिकता नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है। द्वार खोलो। शुभ घड़ी आ गई। कितना सुंदर है ये। ओह, कितना अच्छा है, वाकई अच्छा है। अयो, कितना मजबूत है ये। हाँ, और ये मेज मक्खन जैसे मुलायम। सुनो बेटा, हम इतने बड़े घर में आए हैं, हमें बहुत सारे मेहमानों को बुलाना होगा। ये घर कितना भरा भरा है। हमारे चेंग परिवार में पर्याप्त लोग नहीं हैं, पुरुष भी बहुत कम हैं, घर भरा भरा नहीं है। दीदी, मालिक को सरदार तो बना दिया गया, लेकिन अब तक उनके पास कोई राजनीतिक पद नहीं है। एक बार उन्हें पद मिल जाए, फिर आप बहुत बड़ी दावत का आयोजन कर सकती हैं। ये ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसे राजनीतिक पद मिलने पर हमें अधिक उपहार राशि मिल सकती है।
उस समय हम 3 दिन तक दावत का आयोजन करेंगे। गांव से सभी लोगों को बुलाएंगे ताकि वो देख सके कि चेंग परिवार किस मुकाम तक पहुंच गया है। सुनो, तुम मुझे मेरे कमरे में ले चलो। बहुत बड़ा कमरा होगा ना? मैं देखना चाहती हूँ वहाँ कितना खजाना रखा। क्यों नहीं? आखिरकार वो चली गई। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। थोड़ी देर बस। ठीक से बैठो। एक दिन जल्दी क्या उठी तो थक गई। वो इसलिए क्योंकि तुम हमेशा आलस करती रहती हो। जरा यांग को देखो, वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती है, उससे कभी थकान नहीं होती। मेरी छोटी बहन बीमार है, उसे आराम की जरूरत है। तुमने उसे आधी रात को उठाया था, उसकी नींद कहाँ पूरी हुई है, इसलिए वो काफी थक गई है। सिर्फ शाओशैंग ही नहीं, मैं भी दिन भर अपनी माँ के आगे पीछे कर रहा था। इतनी थकान तो मुझे युद्ध भूमि पर भी नहीं हुई थी। मुझे भी आराम करना है। बाबा, आपको अभी बहुत आराम कर लेना चाहिए। युद्ध को जाएंगे तब कहाँ आराम मिलेगा? ये तुम कैसे जानती हो? मैंने इसे नहीं बताया। यांग जाकर अपना नया कमरा देख लो। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे तुरंत बता देना। जी। राजकीय आदेश के बारे में तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने अनुमान लगाया। सरदार का पद, इनाम सब कुछ दिया, पर राजनीतिक पद नहीं मिला। और मैंने बाबा के हाव भाव को पढ़ा। ऐसा तो नहीं है कि सभा में उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा महाराज बाबा का इस्तेमाल किसी और तरह से करना चाहते हैं। बाबा, अब हमारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप उन्हें मना क्यों नहीं कर देते? आपको इतने कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। ओ, मेरी बेटी कितनी होशियार है। चिंता मत करो, अभी युद्ध में नहीं लड़ना है, और नए साल से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा। लड़ना नहीं है, नए साल के बाद जाएंगे। शाओशैंग, तुम्हारा आंगन वहाँ पर है। अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, जाकर आराम करो वरना फिर से बीमार पड़ जाओ। कितनी होशियार है। तुम पर गई है। हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। दीदी शाओशैंग, पहली बार इतना सुंदर आंगन देख रही हूँ। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। प्रणाम कुमारी। प्रणाम। दीदी यहाँ देखिए। दीदी, इतना बड़ा आंगन, क्या ये सच में हमारा है? लियानफांग, वो सब क्या है? ये बड़ी मालकिन के आंगन का पुराना सामान है। इसे हम जल्दी फेंक देंगे। नहीं नहीं, इसे फेंकना मत। ये बहुत पुराना है, इसका क्या काम है? तुम बस देखती रहो। तुम यांग की प्रशंसा करती हो और शाओशैंग को डांटती हो। तुम जितना ज्यादा ये करोगी, वो तुम्हारी बात उतनी ही कम सुनेगी। यांग की प्रशंसा क्यों ना करूं? उसकी माँ इतनी क्लेशी है, उसने इतने हंगामे किए हैं, लेकिन वो गुस्सा, शिकायत, चापलूसी या घमंड किए बिना वही करती जो उसे करना चाहिए था। और वही दूसरी ओर शाओशैंग को देखो। क्यों, शाओशैंग को क्या हो गया? यांग को बचपन से उसकी मामी ने शिक्षा दी है। शाओशैंग को किसने सिखाया? तो क्या अब मैं उसे नहीं सिखा रही हूँ? तुम्हें उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी समझ जाती है। एक बार जब वो ठान लेगी तो वो जल्दी सीख लेगी। इसीलिए किसी से शादी करते समय वो समझदार होनी चाहिए। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसकी होशियारी का क्या फायदा? एक अच्छा नैतिक चरित्र ही महत्वपूर्ण है। तो उसके पास मैं हूं ना, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है। शाओशैंग तुम्हारी तरह होशियार है और मेरी तरह गुणवान। ये बिल्कुल सही है। ये आवाज कैसी है? ये आवाज आपकी लाडली के आंगन से आ रही है। मुझे डर है कहीं वो घर न तोड़ दे। जाने दो उसे, तुम डांटने मत लग जाना। अब ज्यादा गुस्सा मत करना। दीदी, अगर आपकी माँ को इस बात का पता चला तो वो आपको फिर से अनुशासनहीन कहेंगी। डरो मत, आसमान भी टूट पड़े तो मैं हूँ ना। और एक बात बताओ, तुम्हें झूला चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए।
क्या आप इससे झूला बना रही हैं? आप जानती हैं झूला कैसे बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, पिछली बार जब दादी ने मरम्मत करवाई थी तब मैंने कारीगर को बनाते हुए देखा था और कई बार चुपके से उसकी मदद भी की थी। देखो, उसमें 2 छेद बनेंगे और फिर उसमें जोड़ लगाकर पक्का करेंगे। एक बार झूला बनने के बाद हम ऊपर दराज बना सकते हैं और उसमें बेल भी लगा सकते हैं। गर्मियों की रात में हम तारों को निहारते हुए धीरे धीरे झूला झूलेंगे। कितना आराम मिलेगा। ये तुम क्या कर रही हो? वो दीदी झूला बना रही हैं। आप भी देखिए। तुम एक लड़की हो, कोई बढ़ई नहीं। अगर तुम अपना आधा मन भी पढ़ाई में लगाओगी तो मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं होगी। तुम्हारे पास ये सब करने के लिए समय है। लगता है तुम्हारे पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं है। मैंने पहले ही चिंगकोंग से कह दिया है कि वो यांग यांग से कुछ साहित्य की पुस्तकें मांग कर ले आए। कल से तुम हर रोज पढ़ाई करने के लिए मेरे कमरे में आओगी, वहाँ उस तरफ। माँ, मुझे अभी तक बहुत से अक्षर पता नहीं है। साहित्य की पढ़ाई करना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? नहीं होगी। तुम्हारे बाबा का कहना है कि तुम होशियार हो। औसत व्यक्ति की तुलना में तुम जल्दी सीख जाओगी। अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती तो जागीर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। माँ की आखिरी नजर का मतलब क्या था? तुम्हें क्या लगता है? शायद आदर। आप अच्छा कर रही हैं। मेरा बेटा कहाँ ही गए? जरा संभल कर उतर। प्रणाम माँ। मेरा बेटा, तुम आ गए। कितने पत्थर दिलो तुम, आखिरकार आ गए तुम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जो जानते हैं वो समझ जाएंगे कि इनका बेटा है, पर जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि प्रेमी है। तुम्हारे हावभाव बहुत जल्दी बदलते हैं। संभाल कर, माँ तुम्हें देख रही है। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, पर मैंने ये जान लिया है कि तुम्हें आज सजा मिलने वाली है। मुझे सजा क्यों मिलेगी? शाओशांग को डराओ मत। शाओशांग, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। प्रणाम मजले भैया। प्रणाम छोटे भैया। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मझला हूँ और बड़ा नहीं हूँ? छोटे भाई की तरह मैंने भी जान लिया। इस तरह छोटे भैया ने मुझे बिना कुछ कहे पहचान लिया था। भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे कपड़े तो देखो। अगर तुम नहीं रही तो यांग यांग होगी, पर यांग यांग विनम्र है। वो बाहर आकर उत्साह नहीं दिखाएगी। दरअसल मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने सुना था कि बड़े भैया बैलोगिरी के एक सुसंस्कृत और शिष्ट विद्वान हैं। इस समय वो सेना में कार्यरत है और मेरे दूसरे भाई महाबली सैन्य अधिकारी है। तो फिर इतने कमजोर शरीर वाला व्यक्ति मेरा तीसरा भाई ही होगा। छोटे भाई को अब एक साथी मिल गया है। हमारा शाओगांग भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तर्कशील है। ढंग से पेश आओ, माँ हमें देख रही है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है छोटे भाई। माँ तो अभी। तुम दोनों ने अभी तक दादी को प्रणाम नहीं किया। शाओशांग, जाकर छोटे चाचा और चाची को प्रणाम करो। जी। दादी और चाचा को प्रणाम। अरे मेरे चाची प्यारे पोते, मेरे प्यारे बच्चे। मेरे पोते, अब तुम जरूर सॉन्ग होंगे। दादी, मैं शाओगांग हूँ। अच्छा, और मैं चेंगसोंग हूँ। कितनी खुशी की बात है। अरे जरा हमारे परिवार को तो देखो, अभी भी पुरुषों की कमी लगती है। बेटा,
तुम्हें जरा जोर लगाना होगा। बाद में फिर से खाना खा लो। अच्छे से खाना खाओगे तो तुम्हारे पास चेंग परिवार के लिए और बेटे पैदा करने की ताकत होगी। अब ये क्या कह रही है? वो भी बच्चों के सामने। तुम अच्छे खासे लंबे हो, बिल्कुल चेंग परिवार के लगते शाओशैंग, हो। छोटी चाची को प्रणाम करो। प्रणाम छोटी चाची। जैसा चिट्ठी में लिखा था ये सच में होशियार है। हाँ, सिर्फ अपने भले के लिए। यांग यांग को देखो बरामदे में कैसे इंतजार कर रही है, और इसमें धैर्य ही नहीं, तुरंत भाग के आ गई। चुलबुली लड़की अच्छी होती है। बड़े भैया अंदर हैं क्या? चलिए अंदर चलते हैं, उन्हें इंतजार नहीं कराते। माँ जी चलिए अंदर आइए ना। हाँ हाँ सच कहा, अंदर चलो। हाँ, जरूर। चलो अब पेट भर के खाना खाना। मैंने खुद बनाया है तुम लोगों के लिए, काफी स्वादिष्ट खाना बना है। पेट भर के खाना बेटा। माँ जरा संभल। भैया आपके पास माँ से निपटने के तरीके हैं? मैंने एक कलम बनाई है जिससे एक बार में 3 अक्षर लिख सकते हैं। क्या सच में? ये तो कमाल की चीज होगी। तुम छुपा नहीं सकती, हमें भी मिलनी चाहिए। तोड़ बताइए। अच्छा तो करना ये है कि माँ जब भी तुम्हें सजा दे बीमार होने का नाटक करना। मैं बताऊं माँ जब भी तुम्हें डांट लगाए अपना सिर नीचे रखना। मानो कुछ सुन नहीं रही हो। उनका खत्म होने के बाद कहना माफ कर दीजिए माँ, मुझसे गलती हो गई। और क्या है बताइए मुझे। इसके अलावा छोटे भाई लीजिए। मेरा छोटा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें माँ की याद नहीं आई? तुम्हें छाछ पसंद नहीं आया? लो 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 पियो, मैंने इसे थोड़ा गर्म किया है। चक्की तो देखो। ठीक है ठीक है। चलो मुंह खोलो। दादी छोटी चाची को पसंद नहीं करती क्या? चाचा ने उनके सामने खुद से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। वो बाईलू की शिक्षक बेटी है। वैसे हमारा परिवार ऐसी जगह रिश्ता जोड़ता है, लेकिन दादी को अब भी लगता है कि चाची चाचा के लिए सही नहीं है। मैं खा लूंगा। लगता है शायद वो अपने छोटे चाचा के लिए कोई अप्सरा मिलने पर खुश होंगी। मंजले चाचा ने 10 साल तक खुद की उपेक्षा की और परिवार के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन दादी ने उनकी जरा कद्र नहीं की। सब कहते हैं कि मनुष्य असभ्य होता है, पर किसे पता था कि माँ भी अपने बच्चों के प्रति असभ्य हो सकती है। माता पिता अगर अपने बच्चे का मूल्यांकन रंग रूप और क्षमता के आधार पर करते हैं तो मैं उनका सम्मान क्यों तुम करूं? दोनों क्या चालाकी कर रहे हो? क्या बातें चल रही है वहाँ? माँ मैं अपनी छोटी बहन से पूछ रहा था कि हम जुड़वा तो है, पर एक जैसे क्यों नहीं दिखते? हाँ हाँ हम दोनों मिलकर भी शाओशैंग जितने सुंदर नहीं है। शाओशैंग, चूंकि तुमसे सालों से नहीं मिले हैं, बड़े भैया ने तुम्हारे लिए उपहार और खाना भेजा है। तुम दोनों सिर्फ शाओशैंग पर ध्यान देना बंद करो। यांग यांग भी तुम्हारी छोटी बहन है। तुम दोनों से उपहार देना मत भूलना। अब काफी देर हो चुकी है, माँ को भी जल्दी सोना चाहिए। अरे मुझे नींद नहीं आई, मैं भला जल्दी जाकर क्यों सोऊं? मुझे तो अपने बेटे से बहुत सारी बातें करनी है। माँ मैं पिछले कई दिनों से बिना सोए सफर कर रहा था। अरे फिर तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं अपने छोटे बेटे को खुद लेकर जाऊंगी। ओ बेटा। ठीक है नीचे आ जाओ, आराम से। वो देखो वो पटाखे जला रहे हैं। चलो ये भी चला दे। आ जाओ। बस बस आराम से। हाँ मुझे दे दो। थोड़ा दाई तरफ करो। हाँ ठीक है। बड़ी चाची, छोटी चाची। यांग यांग, ये छोटे मोटे काम तुम सेवकों पर छोड़ दो। तुम जाकर आराम करो, आज तुम बहुत थक गई हो। मैं थकी नहीं हूँ, आप मुझसे ज्यादा थकी होंगी चाची। आपने मुझ पर भरोसा किया और घर के कामकाज को संभालने का मौका दिया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन जाकर आराम करो। जी। यदि शाओशैंग यांग यांग से आधी भी समझदार होती तो मुझे इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं होती। इस साल का नववर्ष भोज यांग यांग ने ही आयोजित किया है। आज की पितृ पूजा में मुझे चिंता थी कि वो इसे संभाल नहीं पाएगी, लेकिन उसने एक भी गलती नहीं की। वाकई में अविवाहित लड़कियों के लिए वो आदर्श है। जैसा कि बड़े भैया ने कहा था, वो बहुत बहुत बड़ा वाला। यांग यांग सीधी साधी है, जबकि शाओशैंग अल्हड़ और चतुर है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। दीदी आपको हमेशा यांग यांग की प्रशंसा और शाओशैंग को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं निष्पक्ष हूँ, जिसका व्यवहार अच्छा होगा मैं उसकी प्रशंसा करूंगी। यांग यांग को किसी ने अच्छा व्यवहार करने के लिए नहीं कहा, इतना मैं जानती हूँ। शाओशैंग बुद्धिमान है, आप उसे ये सब क्यों नहीं सिखाती हैं? ये सब सीखने से पहले मुझे दूसरी देवरानी से सीखी हुई सारी बुरी आदतों को सुधारना होगा। उसने अभी तक ये नहीं सीखा कि उसे कैसे पेश आना चाहिए, तो वो घर गृहस्थी कैसे संभालेगी? शाओशैंग चलो पटाखे देखने चलते हैं। पटाखों में देखने जैसा क्या है? मैं अंदर जाती हूँ। सुनो
नए साल की रात है। इस खुशी के मौके पर आप सब औपचारिकताएं रहने दीजिए, जी भर के पीजिए। जीशेंग लौट आया है। राजकुमारी यू चैंग मंगनी की प्रतीक्षा कर रही हैं। सूबेदार, इस साल शायद 2 सुखद घटनाएं घटेंगी। ठीक है, सब लोग ये जाम जिशेंग की शादी के नाम पीते हैं। जिशेंग, जिशेंग, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आओ आओ, हमारे साथ बैठो। मैं महाराज के आदेश पर सूबेदार चेंगयांग से मिलने के लिए आया हूं। आप सब निश्चिंत हो सकते हैं। आपके खाना खाने तक मैं यहीं खड़े रहकर आपका साथ दूंगा। राजकुमारी यू चैंग बता रही है। प्रणाम राजकुमारी यू चैंग। सेनापति लिंग, मुझे महत्वपूर्ण काम निपटाना है। मैं सबके साथ नया साल नहीं मना पाऊंगा। जिशेंग, इतनी भी जल्दी क्या है? जाने से पहले हमारे साथ कुछ खाकर जाओ। खाली पेट काम नहीं करना चाहिए। हाँ जीशेंग, राजकुमारी नया साल तुम्हारे साथ मनाना चाहती है, तुम्हें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। जिशेंग, शादी के मामले में अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। आपने माता पिता कहा तो मैं पूछना चाहूंगा कि मेरी माँ कहाँ है। ये अपने आप को क्या समझती है? राजकुमारी, आज यहां सबके सामने मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं। मुझे जिसकी तलाश है उसे पहली नजर में देखते ही मैं जान जाऊंगा कि ये वही है। जिंदगी भर मेरा दिल उसके नाम रहेगा। और अगर मैं ऐसी स्त्री को नहीं ढूंढ पाया तो शायद मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। और राजकुमारी, आप वो स्त्री नहीं है। चलता हूं मैं। युवराज, हमने सभी लालटेन हटा दिए हैं। नए सेवकों को नियमों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने लालटेन लगा दिए थे। महोदया बहुत डर गई थी। नीचे का शहर पूरी रात जलता रहा और किसी ने खाना भी नहीं खाया। आपने भी अभी तक खाया नहीं। आपके लिए भोजन गर्म कर दूं? जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। जाओ, शू जिनजोंग की दुकान से सारे लालटेन लेकर आओ। एक भी छूटना नहीं चाहिए। जी। लोहार की दुकान के लालटेन में क्या खराबी थी? मुझे याद है बाकी दुकानों में भी लालटेन लगी हुई थी। सही कहा, लेकिन बाकी दुकानों के लालटेन लकड़ी के ढांचे से बने थे। लेकिन शू जिनजोंग की दुकान के लालटेनों में आवरण को सुरक्षित रखने के लिए धातु का ढांचा बना था। आम लालटेन कारीगर ऐसा धातु का ढांचा बनाने में सक्षम नहीं होते। शू जिनजोंग के लालटेन इसलिए अलग थे क्योंकि वो सभी उसने खुद बनाए थे। एक लोहार भला लालटेन क्यों बनाएगा? उस रात उसके निजी कक्ष में हमें एक भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि उसने सारे सबूतों को ऐसी जगह छुपा दिया जिसे हम नजरअंदाज कर देंगे। और वो है अंधेरे में मार्ग को रोशन करने वाली लालटेन। राजकुमारी, काफी ठंड है। आप चलकर गाड़ी में विश्राम क्यों नहीं करती? मुझसे बचने के लिए वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं रहता, ऐसी सुनसान जगह पर रहता है। तो क्यों ना अंदर जाए? राजकुमारी, हर बार मेरा निशान इतना सटीक नहीं हो सकता। मेरे कारण आप बिना कुछ खाए वहां से चले गए, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ सेनापति लिंग। क्या आपके पास नए साल के महोत्सव के लिए समय है? पता है ये लालटेन किसने बनाई है? मुझसे शादी करें या ना करें, पर मैं हमेशा महोत्सव में आपका इंतजार करूंगी। युवराज,
ये लालटेन जो आपने मंगवाए थे, इसमें कुछ संदिग्ध नहीं है। युवराज, राजकुमार यूचैंग वास्तव में आप पर बहुत ज्यादा मोहित है। देखिए, लालटेन पर लिखा है वो एक ऐसी सुंदरी है जिसे देखने के बाद आप भूल नहीं सकते। मैंने तो ये भी सुना है कि नए साल के लालटेन हमेशा जोड़ियों में बनते हैं। जोड़ियों में बनते हैं। ये शू जिनसोंग वाकई में मजा हुआ खिलाड़ी है। उसने लालटेन के अंदर सुराग छुपाए हैं। अगर खरीदार संपर्क करना चाहता हो तो उसे बस एक जोड़ी लालटेन छोड़कर जाना पड़ेगा, और इस तरह से वो बिना मिले एक दूसरे से संपर्क करते हैं। हमें भी नए साल के लालटेन उत्सव को देखने के लिए जाना चाहिए। किसी भी तरह ये किसी लड़की का कमरा नहीं लगता। यहाँ पर बस पुस्तकें हैं, ढेर सारी पुस्तकें। ये थोड़ा सा जर्जर नहीं है? ये साहित्य मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से जमा किया है। ये बहुत कीमती है। ये जर्जर कैसे हुए? आपने आज बहुत मेहनत की है, जाकर सो जाइए। यांग यांग बेटी, आप बहुत ही भावुक हैं। ऐसे तो आप हार जाएंगी। महोदया शाओ ने आपकी माँ को बाहर निकाल दिया है। आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ी तो भविष्य में बहुत कुछ खो देंगी। माँ को घी परिवार के पास जाना पड़ा क्योंकि वो गलत थी। चाची मुझे शाओ सिंह से भी बेहतर तरीके से रखती है। मिलने वाला खाना और कपड़े मेरे लिए पर्याप्त है। इसमें मैं क्या खो रही हूँ? आप इसे बेहतर देखभाल समझती हैं? क्या हमारे लिए कोई निर्देश है? बड़ी मालकिन ने कहा है कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे गोदाम से ले आओ। कम से कम वो अच्छा बनना तो जानती हैं। बड़ी मालकिन ने हमेशा बेटियों की अपेक्षा बेटों को प्राथमिकता दी है। बड़े मालिक के बेटे भी वापस लौट आए हैं और तीसरा बेटा बड़ी मालकिन के सबसे पसंदीदा है। हमारी छोटी मालकिन के लिए यहाँ पर कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। इस वक्त दूसरे बेटे के परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे और मेरे लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं होगी। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा। यदि हम शुरू से ही अपना सिक्का जमाएं तो वो हमें अपमानित करने का साहस नहीं करेंगे। एक बार देखो तो सही, हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। क्या तुम दोनों ने मेरे लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी? मैं तुम दोनों को क्या उपहार दूंगी? लेकिन आप जानते हैं कि इतने सालों तक घर पर रहने के कारण मेरे पास ज्यादा धन नहीं है। मैं आप दोनों को ये टिड्डे दूंगी। ये मैंने खुद बुने हैं। ये दोनों इनको ही दे दो। तुमने इतना सोचा, यही बहुत है। तुमने मुझे दिल से ये उपहार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। शाओशांग, मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है। ये क्या है? पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें माँ की दी हुई पुस्तकों से ज्यादा मजेदार हैं। ये पुस्तकें पढ़ोगी तो जल्दी सीख जाओगी। मंजली भैया, आपको ये खजाना कहाँ से मिला? ये बहुत अच्छा है। तुम्हारे भाई को बचपन में पढ़ने में रुचि नहीं थी, तब बड़े भैया ने इन्हें बनाया ताकि ये पढ़ सके। सभी शब्द और आकृतियाँ बड़े भैया ने खुद तराशे हैं। ये सब युद्ध भूमि की वीरतापूर्ण कहानियां हैं। बड़े भैया कितने अच्छे हैं। ये पत्र कितने अच्छे हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ाई शुरू की तब चाची ने कहा था कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्र को धोकर, धूप में सुखाकर, आग में सुखाकर फिर उसे इस्तेमाल करना चाहिए, पर कुछ ही दिनों में वो टूट जाते थे। हाँ, ये तो दुष्टता है। हमारा परिवार इतना गरीब कैसे हो गया? हर साल माँ बाबा बक्से भर भर के पैसे भेजते थे। घर में तो ज्यादा लोग भी नहीं थे। रोज दावत खाओ तब भी पैसे खत्म ना हो उतने भेजे। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। चिंता मत करो, आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। आसमान से तारे चाहिए हो तो वो भी तोड़कर लाऊंगा। शाओशैंग, क्या ये वही पत्र है जो तुमने बार बार धोकर सुखाकर इस्तेमाल किया है? और इस जगह को तो देखो। ये पहले चचेरी बहन इस्तेमाल करती थी। ये बैठने की जगह तो एक बच्ची की है। तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। अच्छा, मुझे कभी छोटी नहीं लगी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है। उससे खेलना बंद करो। मैं तुम्हें बाद में खेलना सिखाऊंगा।
कुछ सालों पहले बड़े भैया ने मुझे एक महोगनी मेज दी थी जिसके चारों कोनों पर चिलिन नक्काशी थी। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो तुम उसे रख सकती हो। धन्यवाद छोटे भैया। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी किसी को भेजकर यहाँ मंगवा लेता हूँ। आप परेशान मत हो। लियान फांग, जाओ लेकर आओ। चलो तो फिर मैं तुम्हें ये खेलना सिखाता हूँ। ये तो अब संभल कर लाओ। लियांग फैंग दीदी। अरे हाँ? रुकिए दीदी, इतनी बड़ी मेज आप कहाँ लेकर जा रही हैं? छोटे भैया ने मेरी दीदी को ये मेज उपहार स्वरूप दी है। वो आराम से पढ़ाई कर सके इसलिए उन्होंने दी है। ये मेज कितनी खूबसूरत है। लियांग फैंग दीदी, पता है मेरी दीदी भी इन दिनों नई मेज बनवाना चाहती है, पर मुझे अच्छी नक्काशी की जानकारी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसे दीदी के कमरे में ले जा सकती हूँ ताकि वो इसे देख सके। हम ठीक ऐसे ही बनवाएंगे। तुमने बिल्कुल सही इंसान से पूछा। बड़े भैया ने छोटे भैया को उपहार में देने के लिए इसे खुद बनाया था। इसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। जल्दी करो, ले चलो इसे। जी। तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? यांग यांग, तुम अभी दुकानदारों से मिल चुकी हो। अगर भविष्य में कोई सवाल हो तो उनसे पूछ लेना। धन्यवाद चाची जी। लियांग फांग और चैंगपू आंगन में लड़ रही हैं। तुम ये कर सकती हो। मालकिन, यांग यांग दीदी, मालकिन आपको इतनी मेहनत से सिखा रही हैं। आपको इन्हें आंगन में चाय पीने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? अगर आप आएंगी तो हमारे आंगन की रौनक और बढ़ जाएगी। जब से छोटी मालकिन गई है, हमें हर कोई अलग नजर से देखता है। कोई भी वहाँ आना नहीं चाहता। दीदी हमेशा अकेली रहती हैं। उनके पास उनका अपना कोई नहीं है। वो अपने दुखों के बारे में शिकायत नहीं करती। इनके पास मन हल्का करने के लिए भी कोई नहीं है। बड़ी मालकिन। चाची, आप इनकी बातें मत सुनिए। आप बहुत थक गई हैं, आप आराम कीजिए। वैसे आज मैं थक गई हूँ, लेकिन मैं चाय पीने के लिए तुम्हारे कमरे में आऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, तुमने शुरू किया। तुमने पहले लड़ाई की। तुमने शुरू की है। तुम्हारी दीदी रख सकती है, फिर मेरी दीदी क्यों नहीं रख सकती? ये सवाल जाकर तुम छोटे भैया से अभी हमारे कक्ष में है तो ये हमारी हुई है। छोड़ो, क्या कर रही हो? तुमने पहले शुरू किया और तुम्हारे पास इतने बहाने हैं। ये हमारा घर है। छोड़ो, क्या जगह है? छोड़ूंगी। बस करो लियांग फैंग। तुम लोगों को मार कैसे सकती हो? चैंगपू, ये सब क्या हो रहा है? अरे रे, ये इसे क्या हो गया? चंगू उठो, उठो बेटा, उठो। क्या हुआ? उठो, मैंने जोर से नहीं मारा। चंगू उठो ना, उठो ना, उठो, उठो ना। क्या हुआ तुम्हें? ज्यादा जोर की तो नहीं लगी चंगू? लियान फांग अब तक वापस क्यों नहीं आए? छोटे भैया का कमरा इतना दूर भी नहीं है। वो जरूर मौका देखकर भाग गई होगी। हो ही नहीं सकता। लियान फांग ऐसी लड़की नहीं है। वो हमेशा ईमानदार और कुशल रही है। पर आपको पता नहीं है, अगर लियान फांग मेरा ख्याल नहीं रखती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मौसी, शाशांक, दीदी ने तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।